दोस्तों, द ग्रेट थॉट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौर्य वंश में जो अशोक सम्राट हुए हैं उनके बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ। पाटलिपुत्र में इनका जो है जन्म हुआ था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। जी हाँ, बौद्ध ग्रंथ के जो अनुसार जो है अशोक ने राजा बनने के लिए उस समय अपने 99 भाइयों की जो है हत्या कर दी थी। और तीसरा ये हमारा आता है 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने राज्याभिषेक कराया। जी हाँ, 269 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने जो है अपना राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। जी हाँ, कलिंग पर जो आक्रमण किया गया था अशोक द्वारा वो 261 ईसा पूर्व में जो है किया गया था। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारखेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। जी हाँ, कलिंग आक्रमण हुआ था या नहीं हुआ था तो उसकी जानकारी जो है खारवेल के हाथी गुफा से जो है मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। जी हाँ, जिस समय कलिंग पर आक्रमण हुआ तब वहाँ का राजा जो था नंदराज था। और कलिंग के में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। जी हाँ, जो अशोक का जो है हृदय जो परिवर्तित हुआ था वो कलिंग में जो भीषण नरसंहार हुआ था उसको देख कर के जो है अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। जी हाँ, कलिंग आक्रमण जो है हाथियों को जो है पाने के लिए किया गया था अशोक द्वारा कलिंग पर। और कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। जी हाँ, कलिंग आक्रमण के बाद ही जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म जो है वो अपनाया था। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो इन्हें अपने भतीजे निग्रोध से मिली थी। जी हाँ, अशोक को जो अपने प्रेरणा मिली थी बौद्ध धर्म अपनाने की वो इनका भतीजा जो था वो निग्रोध नाम का, तो उससे जो है इनको प्रेरणा मिली थी। और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है उपगुप्त ने दी थी। जी हाँ, उपगुप्त जो नानक जो थे उन्होंने ही जो है इनको बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा दी थी। अशोक का बौद्ध धर्म अपना व्यक्तिगत धर्म था। जी हाँ, इनका व्यक्तिगत धर्म जो था वो बौद्ध धर्म हो गया। और इसके इन्होंने जो है कभी भी बौद्ध धर्म को जो है राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। जी हाँ, राजकीय धर्म इनके द्वारा बौद्ध धर्म को घोषित कभी नहीं किया गया। किंतु अशोक जो है बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण देते थे। जी हाँ, और अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण देते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघामित्रा को श्रीलंका भेजा। जी हाँ, इनके जो बेटे महेंद्र थे और बेटी जो थी संघामित्रा उनको जो है इन्होंने श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के बेटा और बेटी ने जो है जब श्रीलंका में जाकर अपना प्रचार किया बौद्ध धर्म का, तो वहाँ के राजा जो थे सिंगली संप्रदाय को छोड़कर जो है बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। और अशोक जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जी हाँ, सहिष्णु थे वो धार्मिक रूप से, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे। जी हाँ, सहिष्णु का अर्थ होता है किसी भी धर्म के साथ भेदभाव न करना। और अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा सुदामा, कर्ण, चौपड़ा, विश्व झोपड़ी दान में दी। जी हाँ, और अशोक की जो है उस 5 पत्नियां थी जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव जिस पत्नी का था उनका नाम था कारुवाकी। जी हाँ, कारुवाकी जो है उनकी ऐसी पत्नी थी जिनका सबसे सर्वाधिक प्रभाव जो है अशोक पर था। और अशोक भारत का ऐसा पहला शासक था जिसे ने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। जी हाँ, अशोक ही ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने जो है पब्लिक तक जो है संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाया। पहले इससे पहले मौखिक ही सारा संदेश दिया जाता था। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस द्वारा या दाएबाहु से मिली। जी हाँ, इनको जो है अभिलेख लिखने की प्रेरणा जो है इराक के राजा डेरियस द्वारा या दाएबाहु से मिली थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है प्रकृति थी। जी हाँ, इनके जो अभिलेख थे उनकी जो भाषा थी वो प्रकृति थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है। जी हाँ, 4 लिपियों में जो है इनके अभिलेखों को लिखा गया है। पहली थी
ब्राह्मी लिपि, जी हाँ ब्राह्मी लिपि, यह भारत में मिले हैं इसके सबूत जो है। और दूसरी थी खरोष्टी लिपि, यह पाकिस्तान में मिले हैं। और तीसरी थी अरमाइक लिपि, यह अफगानिस्तान में इसके सबूत मिले हैं। और चौथी थी ग्रीक लिपि, यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिले हैं। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता जो है सन 1837 ईस्वी में मिली। में जो है अशोक के जो अभिलेख को थे उनको पढ़ने की जो पहली सफलता थी वो जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिली। और अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम, ध्यान से देखिएगा, देवनाम प्रियदर्शी, इसका अर्थ होता है देवताओं का पसंद। इन्होंने जो है अशोक ने जो है अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी लिखा था, मतलब कि देवताओं का पसंद ये नाम लिखा था इन्होंने। और मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदयगोलान अभिलेखों में अशोक का नाम जो है सम्राट स्पष्ट लिखा है अशोक। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदयगोलान अभिलेखों में जो है अशोक का नाम जो है वो अशोक लिखा हुआ है, जबकि अधिकतर अभिलेखों में इनका नाम जो था देवनाम प्रियदर्शी, मतलब कि देवताओं का पसंद लिखा गया है। भाबरू अभिलेख, जी हाँ भाबरू अभिलेख था एक, जिसमें राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। जी हाँ, भाबरू अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें जो है राजस्थान के भाबरू अभिलेख राजस्थान में मिला है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। भाबरू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जी हाँ हमने बौद्ध धर्म वाले अपने टॉपिक में पढ़ा है, बौद्ध धर्म में जो है 3 त्रिरत्न दिए गए। जी हाँ, भाबरू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है उनकी चर्चा की है। वो त्रिरत्न कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है शंभु। अशोक के 7 लघु अभिलेख मिले। जी हाँ, अशोक के जो है 7 लघु अभिलेख मिले हैं, जिसमें सबसे पहला है रोमनदेई अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कांधार से मिलता है, जो आरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। जी हाँ, यह अफगानिस्तान के जो है कांधार से मिला और जो है ये आरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। जी हाँ, सबसे छोटा अभिलेख जो है अशोक का है वो रोमनदेई अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की थी। जी हाँ, आर्थिक क्रियाकलाप की जो है अशोक द्वारा किस अभिलेख में चर्चा की गई वो है रोमनदेई अभिलेख। दूसरा आता है हमारा अभिलेख कौशाम्बिक अभिलेख। कौशाम्बिक आता है यूपी में। इसमें जो है अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी, जो सबसे इनकी करीबी थी, कारुवाकी जो है द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है। जो इनकी पत्नी कारुवाकी थी उनके द्वारा दिए गए दान की जो है इस अभिलेख में चर्चा की गई है इनके द्वारा। इनकी रानी का अभिलेख, इसे जो है इनकी रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बिक अभिलेख को भी इनकी पत्नी जो कारुवाकी है उनका अभिलेख भी कहा गया है। और अकबर ने बाद में जो है इसे इलाहाबाद स्थित कर दिया। जी हाँ, इलाहाबाद में जो है अकबर ने इसे बाद में स्थित कर दिया। उसके बाद आता है हमारा टोपरा अभिलेख, जो कि हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने, जी हाँ फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली से तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। चौथा आता है हमारा मेरठ अभिलेख, ये यूपी में पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे भी दिल्ली के तुगलकाबाद से में स्थापित करा दिया। पांचवा आता है रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। और छठा आता है हमारा लोरिया नंदनगढ़, यह भी जो है हमारा बिहार के चंपारण में आता है। और सातवां आता है हमारा लोरिया अरेराज, यह भी जो है हमारा बिहार के चंपारण में आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। अगले पार्ट में इस टॉपिक का हम आगे का भाग पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।